हेलो V4U के वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 41 पर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर 2025 का सिर्फ नंबर 2। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक और यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर इनमें से कौन सा है वो चूज करना है और यहाँ फिल करना है। तो यहाँ दिया गया है द डैश स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर देयर फंक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पेलिंग देखकर लग रहा है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये टर्सरी होता है। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका जो रूट है इसका मतलब होता है थर्ड और एरी का मतलब ये रिलेटेड टू, यानी कि रिलेटेड टू द थर्ड लेवल या फिर स्टेज या फिर ऑर्डर। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है और इंग्लिश में इसका मीनिंग है रिलेटेड टू द थर्ड स्टेज, लेवल और ऑर्डर, तृतीय तीसरे स्तर से संबंधित। ओके, अब देखिए नॉर्मली बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटीन होता है ना उसके 4 लेवल होते हैं। उसमें से फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड पर आता है सेकेंडरी और थर्ड पर टर्शरी और 4 पर आता है क्वाटरनरी। ओके, इनमें से हमें जो गिवन है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। डन। अब यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें तो मैंने बताई ओनली फॉर द नॉलेज, लेकिन यहाँ पर मेनली आपको फोकस किस पर करना है, स्पेलिंग पर। स्पेलिंग क्या है, टर्शियरी। ओके, तो यहाँ पर आना चाहिए टर्शरी, टर्शियरी। ओके, यहाँ देखिए टर 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 और यहाँ टी की जगह सी है, ये हो जाएगा रॉन्ग। और यहाँ पर आर एक्स्ट्रा गिवन है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे आई पहले आता है फिर ए आता है, इन्होंने उल्टा लिख दिया, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको दिया गया है सिनोनियम से एंड सिनोनियम में वर्ड जो गिवन है वो है एंक्रोनिस्टिक। अब इस एंक्रोनिस्टिक का रूट और इसके मीनिंग्स देखिए। तो ये जो रूट है एंक्रोनिस्टिक, इसमें ये जो एना है इसका मतलब होता है अगेंस्ट या फिर बैकवर्ड। क्रोन का मतलब है यहाँ पर टाइम से और स्टिक जो है वो रिलेटेड टू के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो क्रोन है ये टाइम से रिलेटेड है। तो इससे बनने वाले और भी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी यानी कि समय का क्रम, क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक रहने वाला, सिंक्रोनाइज यानी कि समय मिलाना। ओके, एनक्रोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, समथिंग बिलोंग टू द रॉन्ग टाइम पीरियड और ओल्ड फैशन्ड एंड अनसुटेबल फॉर द प्रेजेंट टाइम, और ये है एक एडजेक्टिव। डन। अब यहाँ पर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखिए, वहाँ पर तो वर्ड फॉर्म कैसे हुआ उसका मीनिंग था, यहाँ पर इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड और नॉट सुटेबल फॉर द करंट टाइम। ठीक है, यानी कि काल विपरीत, पुराने समय का, पुराना पड़ चुका, समय के अनुसार ना होना। ओके, अब यहाँ पर इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स अगर आप देखेंगे तो पहले सिनोनियम देखिए, आउटडेटेड पुराना पड़ चुका, ऑब्सोलेट अप्रचलित, आर्किक प्राचीन या फिर बहुत पुराना, ओल्ड फैशन्ड पुराने ढंग का, एंटीक्वेटेड अत्यंत पुराना। अब इसका एंटोनियम देखिए, मॉडर्न आधुनिक, कंटेम्परेरी समकालीन, करंट वर्तमान, फ्यूचरिस्टिक भविष्यवादी, अप टू डेट नवीनतम। ठीक है, तो ये सिनोनियम है जिसमें कि ओल्ड फैशन दिया गया है और एंटोनियम में नया एकदम मॉडर्न। ओके, तो इसका मतलब क्या था, आउटडेटेड। ओके, और यहाँ पर आपको इसका सिनोनियम ही बताना है। मॉडर्न का मतलब क्या है, अभी आधुनिक, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या था, भविष्य वाला, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। टाइमली का मतलब अभी रिसेंटली जो चल रहा है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे हैं एंटोनियम। आउटडेटेड क्या है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट सिनोनियम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोनियम से। यहाँ पर ये प्रोसेइक जो वर्ड है इसका आपको एंटोनियम बताना है। अब ये प्रोसेइक का मतलब क्या है, इसका रूट क्या है वो पहले देखिए। तो ये जो वर्ड है प्रोसेइक, ये एक लैटिन वर्ड
प्रोसा से आया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच या फिर प्रोस। अब इस प्रोस का मतलब क्या है? प्रोज या फिर ऑर्डिनरी राइटिंग, और इक का मतलब रिलेटेड टू, और ये इक लगता है एडजेक्टिव के एंड में। प्रोस का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मल राइटिंग विदाउट पोएटिक ब्यूटी। ठीक है, बिना किसी पोएटिक ब्यूटी के नॉर्मली अगर आप लिखते चले जाते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रोज। अब प्रोसेइक का मतलब क्या होगा? समथिंग ऑर्डिनरी, डल, लैकिंग इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। ये एक एडजेक्टिव है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? डल, ऑर्डिनरी, लैकिंग इमेजिनेशन और पोएटिक ब्यूटी, यानी कि साधारण, नीरस, कल्पनाहीन, उबाऊ। ओके, अब देखिए सिनोनियम और एंटोनियम। सिनोनियम यहाँ पर साधारण, प्लेन और ऑर्डिनरी से रिलेटेड होगा, और एंटोनियम यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड मिलेगा। तो यहाँ देखिए सिनोनियम पहले, ऑर्डिनरी साधारण, डल नीरस, बैनल घिसा पिटा, अनइमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाहीन, मुंडेन सामान्य, रोजमर्रा का। ठीक है, तो ये हो गए सिनोनियम। अब एंटोनियम्स देखिए, इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाशील, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित, इनोवेटिव यानी कि नवाचारी, पोएटिक यानी कि काव्यमय। ओके, तो ये सिनोनियम और एंटोनियम दोनों यहाँ पर आपने देखे। तो यहाँ पर दिया गया था प्रोसेइक। प्रोसेइक का मतलब क्या है? साधारण, डल। ठीक है, और यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? कल्पनाशील। ओके, तो ये देखिए बैनल का मतलब क्या था? साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, डल का मतलब सादा, तो ये सारे क्या हो गए? सिनोनियम है, तो ये हो जाएंगे रॉन्ग। एंटोनियम देखिए, इमेजिनेटिव, ये होता है कल्पनाशील। ओके, और यही होगा इसका करेक्ट एंटोनियम, ऑप्शन नंबर 1। डन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ईडियम से। ईडियम में बोला गया है गो फॉर अ सॉन्ग। अब ये गो फॉर अ सॉन्ग ईडियम का मीनिंग जानने से पहले आप इसके पीछे की स्टोरी देखिए। जैसे कि आप जानते हैं सारे ईडियम्स को हम स्टोरी के साथ कवर अप करते हैं, तो इस ईडियम के पीछे की स्टोरी है कि यह ईडियम पुराने इंग्लैंड से माना जाता है। पुराने समय में सड़कों पर गाना गाने वाले सिंगर्स यानी कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स बहुत कम पैसों में परफॉर्म करते थे। कई बार लोग उन्हें सिर्फ कुछ कॉइन्स देकर सॉन्ग सुनते थे। धीरे धीरे गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब बन गया बहुत कम कीमत पर, क्योंकि सॉन्ग सुनना कभी कभी बहुत चीप एंटरटेनमेंट माना जाता था। इसलिए कोई चीज फॉर अ सॉन्ग मिलना मतलब कि बहुत सस्ते में मिलना से रिलेटेड है। ओके, अब आप इसका मीनिंग देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग देखिए, टू बी सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बहुत सस्ते दाम में बिकना या फिर कौड़ियों के भाव बिकना, यानी कि बहुत ही सस्ता। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं हर ईडियम के साथ सिनोनियम और एंटोनियम वाले ईडियम्स भी कराती हूँ, ताकि इन द फ्यूचर अगर इनमें से कोई सा भी ईडियम आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएं, और स्टोरी इसलिए होती है ताकि आप भूलें ना। ओके, अब देखिए डर्ट चीप यानी कि बहुत सस्ता, फॉर पीनट्स यानी कि बहुत कम पैसों में, एट अ गिव अवे प्राइस यानी कि लगभग मुफ्त कीमत पर। गिव अवे क्या होता है? ऐसे ही बांट देते हैं। देखा होगा आपने कई सारे यूट्यूबर्स या फिर कई सारे अमीर लोग जो होते हैं वो गिव अवे करते हैं, उसमें वो कुछ कुछ सामान ऐसे ही बांट देते हैं। ठीक है, एट अ गिव अवे प्राइस का मतलब लगभग मुफ्त कीमत पर। ओके, चीप एज अ चिप्स यानी कि बेहद सस्ता, अ स्टील यानी कि बहुत फायदे का सौदा। ठीक है, ये तो हो गए इसके सिनोनियम वाले इडियम। अब एंटोनियम वाले देखिए, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी कि बहुत महंगा। अगर आपको अपना एक आर्म देना पड़े और एक लेग देना पड़े यानी कि बहुत ही महंगा है। अब देखिए पे थ्रू द नोज यानी कि बहुत ज्यादा कीमत चुकाना, ब्रेक द बैंक बहुत महंगा पड़ना, प्राइसली अफेयर महंगा सौदा, वर्थ अ फॉर्चून बहुत मूल्यवान। ओके, तो ये हो गए इसके एंटोनियम वाले इडियम। तो यहाँ पर था गो फॉर अ सॉन्ग यानी कि बहुत सस्ता। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए,
सोल्ड एट अ हाई प्राइस यानी कि बहुत महंगे दामों पर बेचना, नहीं। संग बैडली यानी कि बहुत खराब गाना गाना, नहीं। परफॉर्म्ड इमोशनली यानी कि इमोशन के साथ परफॉर्म करना, नहीं। सोल्ड वेरी चीपली यानी कि बहुत ही सस्ता बिकना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर ईडियम से, और ईडियम यहाँ पर दिया गया है नॉट टू मिन्स मैटर। अब इस ईडियम के पीछे स्टोरी क्या है वो देखेंगे, देन इसे करेंगे हम सॉल्व। तो देखिए, इस ईडियम के पीछे स्टोरी है, मिडिल एज में मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को मिन्सिंग कहा जाता था। अब ये जो मिन्सिंग वर्ड है ना, इसको धीरे धीरे लोगों ने इस वर्ड को नॉर्मल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मीट को छोटे छोटे और सॉफ्ट बनाया जाता था, वैसे ही कुछ लोग बातों को भी सॉफ्ट बनाकर बोलते थे। यहाँ पर दिया गया है नॉट टू मीन्स मैटर, तो वहां पर मीन्स का मतलब क्या है कि चीजों को सॉफ्ट करना, और यहाँ पर नॉट टू लग गया है, इसलिए चीजों को बिना सॉफ्ट किए बोल देना। ओके, अब देखिए मीनिंग। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रैंकली विदाउट सॉफ्टनिंग द ट्रूथ, यानी कि सीधे और स्पष्ट बात करना, बिना घुमाए फिराए सच बोल देना। ओके, यदि कोई व्यक्ति बातों को मीठा बनाकर नहीं बोलता, या फिर सीधे सच बोलता है, या फिर डिप्लोमेसी नहीं करता, तो उसे ही कहते हैं नॉट टू माइंड्स मैटर्स। ओके, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड सिनोनियम वाले इडियम देखिए, तो वो क्या है, कॉल अ स्पेड यानी कि साफ साफ सच कहना। स्पीक वंस माइंड यानी कि खुलकर बोलना। स्ट्रेट फ्रॉम द सोल्जर यानी कि सीधे बात करना, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर मीठा नहीं बनाना है या फिर सॉफ्ट नहीं बनाना है, जो सच है उसको साफ साफ बोल देना है। ठीक है, अब देखिए टेल इट लाइक इट इज, जैसा है वैसा कहना। पुल नो पंचेस यानी कि बिना नरमी से बोलना। अब इससे विपरीत क्या होगा, एंटोनियम वाला इडियम। इसमें क्या होगा, बिट अराउंड द बुश यानी कि बात को घुमाकर सॉफ्ट करके बोलना। सुगर कोट द ट्रुथ यानी कि सच को मीठा बनाकर कहना। सिट ऑन द फेंस यानी कि स्पष्ट राय ना देना। डांस अराउंड द इशू मुद्दे से बचना। सॉफ्ट पेडल समथिंग बात को हल्का करके कहना। ओके, यानी कि यहाँ पर बातों को सॉफ्टली बताया जा रहा है, और यहाँ पर जैसा है वैसे ही बता देना। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बात को मीठा बनाकर नहीं बोलना, जैसा है वैसा ही बोलना, बिना घुमाए फिराए। ओके, अब ऑप्शन देखिए, टू स्पीक डेलिकेटली, नहीं। टू अवॉइड डिटेल इंटेंशनली यानी कि डिटेल्स को जानबूझकर अवॉइड करना, नहीं। टू रिवाइज ओपिनियंस ऑफ्टन, नो। टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन और यूफेमिज्म यानी कि बिना हेजिटेशन के और बिना बातों को सॉफ्ट किए बोलना, जैसा है वैसा ही बोल देना। ईयू का मतलब क्या होता है, अच्छा, यानी कि अच्छा या फिर तारीफ करने वाले सेंस में बोलना, बल्कि यहाँ पर बिना हेजिटेशन और बिना अच्छे वर्ड यानी कि बिना सॉफ्टनिंग के बोलना हो गया इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया कि ये जो मीन्स होता है, इसका मतलब जहाँ कहीं भी दिख जाए तो सॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा है, इसीलिए इसका मतलब है कि सॉफ्ट करे बिना ही बोलना, कठोर और सीधे बोल देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है मिस स्पेल्ड वर्ड से। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है उस वर्ड का जिसका मीनिंग है फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, तो इनमें से अगर आप देखेंगे वाइब्रेंट लग रहा है, ठीक है, तो वाइब्रेंट का करेक्ट मीनिंग और करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो देखिए। यहाँ पर देखिए वाइब्रेंट, वाइब्रेंट एक लैटिन रूट वर्ड वाइबर से आया है। वाइब्र का मतलब क्या है, टू शेक या फिर मूव एनर्जेटिकली, और एंड शो करता है क्वालिटी। तो ये जो वाइबर है इस रूट का मतलब है मूवमेंट, एनर्जी, वाइब्रेशन से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसी रूट से बने हुए वर्ड्स वाइब्रेशन, वाइब्रेट, वाइब्रेटिंग। और ये वाइब्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, एक्साइटमेंट और ब्राइटनेस। ये है एक एडजेक्टिव। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा, फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ, एंथुजियाज्म एंड ब्राइटनेस। और हिंदी में होगा ऊर्जावान, जीवंत, उत्साह से भरपूर, चमकदार। ओके,
तो यहाँ पर मेनली आपको स्पेलिंग पर फोकस करना है, वाइब्रेंट। तो स्पेलिंग देखिए, वाइब्रेंट, वाई और यहाँ पर वाई है इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए ब्रेंट, बीरेंट, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है, यहाँ डबल आर है, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, और आपसे पूछा गया है एनिमल डैट फीड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल जो कि प्लांट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके पहले मीनिंग और विजुअल्स के साथ, रूट के साथ चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट पर था हर्बीवोर। हर्बीवोर में ये जो हर्ब है इसका मतलब होता है प्लांट, और वोरर का मतलब होता है ईट, यानी कि शाकाहारी। हर्बीवोर का मतलब क्या हो गया, शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांटों को खाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कार्निवोर। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, यानी कि मीट या फिर मांस, और वोरर का मतलब अगेन ईटर, ठीक है, यानी कि ईट, मतलब कि यहाँ पर ये हो गया मांसाहारी। कौन, कार्निवोर। अब नेक्स्ट देखिए ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है, ओमनी का मतलब ऑल और वोरर का मतलब ईट, यानी कि सर्वहारी, जो कि सब कुछ खाता हो, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, उसी को बोलते हैं ओमनीवोर। अब नेक्स्ट देखिए स्केवेंजर। स्केवेंजर कौन होते हैं, स्केवेंज का मतलब होता है टू कलेक्ट वेस्ट, यानी कि मृत जीवी या फिर कचरा खाने वाला, उसको हम बोलते हैं स्केवेंजर। ओके, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, विजुअल्स के साथ, रूट के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ। अब यहाँ पर देखिए हर्बीवोर कौन होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, हर्ब्स का मतलब प्लांट, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद है कार्निवोर। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, यानी कि मीट ईटर, तो ये भी नहीं होगा। स्कैवेंजर कौन होते हैं, जो कि मृत जीवी होते हैं, जो कि कचरा खाते हैं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ओमनीवोर कौन होते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ह्यूमंस हैं ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है एरिस्टोटेलियन वेलबींग का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका स्पेलिंग और इसका मीनिंग देखते हैं। ईयूडेइमोनिया। ईयूडेइमोनिया में ईयू का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, ये जो ईयू रूट है ना, ये यूज होता है सेंस ऑफ गुड या फिर वेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ईयू लगा है, इट मीन्स कि गुड या फिर वेल, यानी कि अच्छा। और डेमोन का मतलब क्या है, स्पिरिट, इनर सेल्फ, यानी कि आत्मिक शक्ति। और आई ए लगा है यहाँ पर स्टेट या फिर कंडीशन बताने के लिए। तो कुल मिलाकर ईयू डेमोनिया का मतलब है गुड स्पिरिट कंडीशन, यानी कि ह्यूमन फ्लरिशिंग या फिर हाईएस्ट हैप्पीनेस। अब देखिए ये है एक नाम, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ स्टेट ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, स्पेशली इन एरिस्टोटल्स फिलोसफी, ठीक है। सच्ची खुशी, मानव का सर्वोच्च कल्याण या फिर आत्मिक संतुष्टि और विकास। तो यहाँ पर दिया गया था एरिस्टोटेलियन वेलबींग, और मैंने आपको बोला यहाँ पर मेनली आपको स्पेलिंग पर फोकस करना है। तो स्पेलिंग क्या दिया गया था, ईयू मतलब अच्छा, डेई मोनी डेमोनिया। ओके, तो यहाँ पर अब आपको स्पेलिंग देखना है कि कौन सा स्पेलिंग इसी के जैसा है। ईयू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। डेई, डेई यहाँ देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ आई की जगह ई है, इसे कर दो कट। अब देखिए मोनिया, ये मानिया कर दिया, इसे भी कर दो कट। यहाँ डबल एन है, इसे भी कर दो कट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ दिया गया है एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें कि ग्रीफ और उदासी झलके, यानी कि शोक और उदासी हो, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। पहला है यहाँ पर लेमेंट। लेमेंट एक रूट लेमिनेटेरिया से आया है, इसका मतलब होता है टू क्राई या फिर मौन, यानी कि विलाप करना। फिर है नेक्स्ट डिर्ज।
डिर्ज क्या होता है? शोक गीत होता है। और नेक्स्ट है एलजी। एलजी का मतलब होता है शोरो पोएम, यानी कि शोक कविता। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी शोक एक्सप्रेशन दे रहा है, ये भी शोक यानी कि दुख का एक्सप्रेशन दे रहा है, ये भी दुख का, और ये भी दुख का एक्सप्रेशन दे रहा है। एंड यहाँ पर आपको दिया गया था कि एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो, यानी कि दुख और विलाप का एक्सप्रेशन देने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन में दिया गया है आपको बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल से। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? फ्यूचर दिखाया जा रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट किया जा रहा है। सी डैश कंप्लीटेड हर रिसर्च, वह अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेगी नेक्स्ट ईयर तक, मतलब अगले साल तक। ओके, तो जब कभी भी फ्यूचर दिखाया जाए तो वहां क्या हम हैज का यूज करते हैं? हैज क्या बताता है? प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्रेजेंट का यूज तो होगा नहीं। हैड क्या बताता है? पास्ट। तो पास्ट का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर के लिए विल बी और विल हैव का यूज हम करते हैं। तो जनरली देखिए, विल बी के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और विल हैव के साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। अगर कोई काम फ्यूचर में किसी फिक्स्ड टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि वो नेक्स्ट ईयर तक जो उसका रिसर्च है उसको कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो चुका होने का सेंस जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको ये एक्सप्रेशन देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, बाय 2027, बाय टाइम, तो इसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ये क्लैरिटी हो गई कि यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ ये आएगा, क्योंकि विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही बनाता है फ्यूचर परफेक्ट। डन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप विल बी का यूज करते तो वैसे भी विल बी के साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या फिर आईएनजी आता है, या फिर एडजेक्टिव आता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, इसलिए विल बी वहाँ पर इनकरेक्ट हुआ। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सी विल बी स्टडिंग टुमारो, यानी कि वह कल पढ़ रही होगी, मतलब उस टाइम पर गोइंग ऑन एक्शन क्या हो रहा होगा कि वो पढ़ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, सी विल बी टायर्ड, यानी कि वह थक गई है, ये स्टेट बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर या तो V1 होगा, या फिर आईएनजी फॉर्म होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा। ओके, आपने कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से समझ लिया कि क्यों यहाँ पर विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एरर डिटेक्शन से। यहाँ पर बोला गया है, इफ द पॉलिसी वर टू बी इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड, it would necessitate that every regional office conducts a comprehensive audit within a period of 6 months. Okay? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, देन इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो जो सब्जंक्टिव मूड वाले क्लोज होते हैं उनके रूल यहाँ पर देखिए। अगर जो ये वर्ब्स दिए गए हों, जैसे कि सजेस्ट, डिमांड, रिक्वायर, रिकमेंड, नेसेसिटेट या फिर इंसिस्ट, ये वर्ड्स मैंने आपको पहले भी पिछले क्लासेस में कराए हैं, तो ये होते हैं सब्जंक्टिव मूड में, और इनके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है नेसेसिटेट, ये क्या है? सब्जंक्टिव मूड। ओके, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा यानी कि ये है वर्ब कंडक्ट्स, तो कंडक्ट्स यहाँ पर गिवन है, और ये कंडक्ट्स क्या है? V5 फॉर्म, और हमको चाहिए होता है सब्जंक्टिव मूड के साथ V1 फॉर्म, या फिर इसी V1 फॉर्म को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आपको कंडक्ट्स के बजाय कंडक्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ एरर कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, वर्ब का एरर है,
कंडक्ट्स गिवन है, इसकी जगह आपको कंडक्ट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से, एक्टिव गिवन है, इसे आपको पैसिव वॉइस में करना है कन्वर्ट, वीटीआर करेंगे अप्लाई। सबसे पहले वर्ब चेक कीजिए, तो क्या है, हैड टेकन, यानी कि हैड प्लस V3, ये आपको गिवन है एक्टिव में। यहाँ से आप अब टेंस पता करेंगे, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, टेंस हो गया। अब रूल अप्लाई कीजिए। तो रूल में यहाँ पर इसको आपको पैसिव में चेंज करते टाइम ये हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सेम स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पर देखिए हैव बीन, ये हो जाएगा रॉन्ग। आर टेकन, ये भी रॉन्ग। वर बीइंग, ये भी रॉन्ग। हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको करेक्ट होमोनिम बताना है, वो भी ये हाईलाइटेड वर्ड जो है इसका, ये कैन है। और कैन के 2 मीनिंग होते हैं, पहले वो जो 2 मीनिंग है वो देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं होमोनिम क्या होते हैं, उनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक कैन का मतलब है नाउन, यानी कि कैन का मतलब कंटेनर या फिर टीन, यानी कि डिब्बा, टीन या कैन। और दूसरे कैन का मतलब है एक मॉडल वर्ब से, जिसका मतलब होता है एबिलिटी या फिर परमिशन, यानी कि सकना, क्षमता या अनुमति से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर देखिए, सी प्लेस्ड अ कैन ऑफ सूप ऑन द शेल्फ, ये एक नाउन है। अब नाउन कैसे है, जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल जो आता है वो नाउन से पहले ही आता है, इस नाउन के लिए ही ये आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, वर्ब से पहले हम आर्टिकल यूज़ तो करते नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि सी प्लेस्ड अ कैन ऑफ सूप ऑन द सेल्फ, यानी कि उसने सेल्फ के ऊपर एक सूप का डब्बा रखा, यानी कि सूप का कैन रखा, मतलब कि एक कंटेनर रखा। तो इसका मतलब है कंटेनर से या फिर डिब्बे से, ओके, या फिर टीन से। डन। अब यहाँ पर जो सेकंड कैन का मीनिंग है वो क्या होता है, वर्ब, वो भी कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब। अब ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये कैन मॉडल वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, वही होगा इसका करेक्ट होमोनिम। क्यों, होमोनिम क्या होते हैं, सेम वर्ड लेकिन डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक मीनिंग दे दिया गया है, दूसरे में जो मीनिंग होगा वही होमोनिम होगा। अब यहाँ पर देखिए, दे ओपनड अ कैन ऑफ बीन्स फॉर लंच। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कैन है और इस कैन से पहले भी आर्टिकल है, इट मीन्स कि ये कैन भी एक नाउन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर इस पूरी लाइन का मीनिंग आप देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने लंच के लिए बीन्स का डब्बा खोला। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैन का मतलब भी डिब्बे से रिलेटेड है। ओके, अब तो ये सेम मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। हमको तो डिफरेंट मीनिंग वाला ढूंढना है। द ट्रेश कैन वॉज फुल, यहाँ पर एक वर्ब ऑलरेडी है। ठीक है, इस वर्ब के साथ ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कचरे का डिब्बा भरा हुआ था। ट्रेश क्या होता है, कचरा, और कैन क्या होता है, डिब्बा, यानी कि कचरे का जो डिब्बा था वो भरा हुआ था। तो ये कैन भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, डिब्बे का। ओके, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही एट पाइनएप्पल फ्रॉम द कैन, तो उसने कैन यानी कि डिब्बे से अनानास खाया। तो इस कैन का मतलब भी डिब्बे से रिलेटेड है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए, ही आस्क इफ सी कैन लिफ्ट 50 kg, उसने पूछा कि क्या वह 50 किलो उठा सकती है। तो इस कैन का मतलब सकने का है, क्षमता का है, यानी कि ये यहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ये सी क्या है, सब्जेक्ट, और ये कैन क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस गिवन है, इसे आपको एक्टिव वॉइस में करना है कन्वर्ट, वीटीआर करेंगे यहाँ पर अप्लाई। पहले वर्ब चेक कीजिए, तो यहाँ पर है वॉज बिलीव्ड, यानी कि वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद है इन्फिनेटिव, टू हैव बीन कंप्राइज्ड, तो ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ऐसे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, तो जब कभी भी
पैसिव में गिवन हो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब कभी भी मेन क्लोज पैसिव में ये स्ट्रक्चर गिवन हो और इन्फिनेटिव क्लोज में ये स्ट्रक्चर गिवन हो, यानी कि इन्फिनेटिव क्लोज पैसिव में ये स्ट्रक्चर गिवन हो, तो तब इसे हम एक्टिव फॉर्म में दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, इट वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक तो ये तरीका है और दूसरा है पीपल बिलीव्ड, यानी कि ये जो मेन वर्ब है इसमें हम ये चेंजेस करेंगे इट के साथ, और पीपल का यूज़ करके अगर बनाना हो तो हम डायरेक्टली V2 का यूज़ करेंगे। और ये वाला ये जो इन्फिनेटिव क्लोज होता है ये चेंज हो जाता है हैड प्लस V3 में। डन। अब आपको स्ट्रक्चर देखना है कि कौन सा ऑप्शन है उसमें ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर गिवन है, वही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बिलीव्ड है और यहाँ भी V2 है, हैड यहाँ है नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर समवन बिलीव्ड इन्वेस्टिगेशन वॉज कंप्राइजिंग, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए आर बिलीव्ड, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए इट वॉज बिलीव्ड V3, तो फर्स्ट वाला जो मैंने तरीका लिख कर बताया वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा हैड प्लस V3, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। हाईलाइटेड पार्ट जो गिवन है इस सेंटेंस में उसका आपको करेक्शन करना है। जैसे कि यहाँ गिवन है सी कन्वर्स्ड द मैटर विद मी, उसने मेरे साथ मामले पर चर्चा किया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले रूल देखिए, रूल क्या होता है यहाँ पर कन्वर्स और डिस्कस दोनों का। तो कन्वर्स द मैटर ये होता है एरर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वर्ब दो टाइप के होते हैं, यानी कि क्रिया दो टाइप की होती है, अकर्मक और सकर्मक। उसी तरीके से यहाँ पर वर्ब दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं लेता, और ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कन्वर्स है ये क्या है, ये एक, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेगा। यहाँ पर कन्वर्स के जस्ट बाद द मैटर दे दिया गया है, मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कन्वर्स विद समवन, यानी कि कन्वर्स के जस्ट बाद एक आएगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन इसके बीच में नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, सी कन्वर्स्ड विद मी, तो विद देन ऑब्जेक्ट। ओके, सी कन्वर्स द मैटर डायरेक्टली रॉन्ग है। इतनी क्लैरिटी हुई। अब देखिए डिस्कस, डिस्कस क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि डिस्कस द मैटर, डिस्कस द इशू, डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, ये द मैटर, द इशू, द प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन से आपको पता चला कि ये कन्वर्स जो होता है वो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसके बाद आना चाहिए कोई प्रीपोजिशन या कोई और वर्ड, उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर इसी का एरर गिवन है, यहाँ पर हमको एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टॉक है, टोल्ड है, टॉक के बाद इन्होंने ओवर लगा दिया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देते हैं। टोल्ड द मैटर टू, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ सेड टू मी अबाउट द मैटर, ये पूरा ही रॉन्ग है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, लेकिन उसके रियल मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर आप इन तीनों का यूज करेंगे तो पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है उसका मीनिंग सेम आना चाहिए। ठीक है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ना तो टेंस बदलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डिस्कस द मैटर विद मी। ओके, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये है डिस्कस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब और ये अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, और आपसे पूछा गया है द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन फॉल्स।
रेनफॉल एक सिंगल नाउन होता है। रेनफॉल्स ग्रामर में गलत कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए, रेनफॉल। ओके, तो रेनफॉल यहाँ पर एक कंपाउंड नाउन है, यानी कि बारिश की मात्रा या फिर वर्षा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एरर है रेनफॉल्स में, इन्होंने यहाँ पर गैप दिया है इस वजह से। तो यहाँ भी रेनफॉल अलग अलग है इसलिए ये रॉन्ग, यहाँ ओनली रेन है इसलिए रॉन्ग, रेन्ड है इसलिए रॉन्ग, और यहाँ पर है रेनफॉल एक साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। यहाँ पर आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट, वीटीआर करेंगे आप अप्लाई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ है माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैड और ये माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, और कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कोई चेंजेस नहीं करते। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाना हो चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लाना हो, कंडीशनल सेंटेंसेस में नो चेंज होता है। ये मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस के माइंड मैप में भी बताया है, और अगर आपने अभी तक वो माइंड मैप नहीं देखा है, उस माइंड मैप की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेनली पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन है, और इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेनली थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो कंडीशन वाला क्लोज होगा उसमें हैड प्लस V3 गिवन होगा इफ के साथ, और जो रिजल्ट वाला क्लोज होगा उसमें गिवन होगा वुड हैव या फिर कुड हैव या फिर माइट हैव या फिर शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये मेनली अनरियल कंडीशन दिखाता है जो कि हमेशा अनचेंज रहता है, ठीक है, यानी कि ये दिखाता है पास्ट रिग्रेट वाले सेंटेंस जिसमें कि स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर देखिए अगर आपको डायरेक्ट में गिवन है ही सेड इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास, अगर जो मैंने स्टडी किया होता, पास्ट का रिग्रेट है, अगर मैंने पास्ट में स्टडी किया होता तो मैं पास्ट में ही सक्सेसफुल हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ सेम होगा, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज होगा। हैड प्लस V3 सेम, वुड हैव प्लस V3 सेम। यही मैं बता रही थी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आओ, इनका जो वर्ब होता है वो एज इट इज सेम रहता है। डन। हैड प्लस V3 को भी सेम रखना होता है, वुड हैव प्लस V3 को भी सेम रखना होता है। अब देखिए मैंने माइंड मैप में ही आपको बताया था कोमा का रूल। अगर जो इफ क्लोज शुरू में आ जाता है, इफ क्लोज लगाकर हम शुरू में ही लिखते हैं, तो वहाँ पर हम कोमा का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम रिजल्ट वाला क्लोज लिखते हैं। लेकिन अगर मेन क्लोज यानी कि ये वाला रिजल्ट वाला क्लोज पहले आ जाए तो वहाँ पर हम कोमा का यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली इफ क्लोज को लिख देते हैं। अब इसके बाद भी एक और रूल जो यहाँ यूज़ हुआ है वो देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कंडीशन आपको दिया गया था, इन्वर्जन, यानी कि डायरेक्टली हैड और प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन था, यानी कि यहाँ पर जब कभी भी डायरेक्टली वर्ब आगे आ जाए तो उसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं, तो वहाँ पर इफ हट जाता है। ओके, इतनी बात की क्लैरिटी हुई। एक तो यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है, यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन क्लोज है और ये है कंडीशन क्लोज। ओके, तो मेन क्लोज में तो आपको माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही गिवन है, और यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है कंडीशन क्लोज और ये है रिजल्ट वाला क्लोज। कंडीशन क्लोज लास्ट में आया है इसीलिए यहाँ पर कोई कॉमा यूज नहीं हुआ है। अब आपको एक एक चीज की क्लैरिटी हुई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि वर्ब का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम गिवन है। यहाँ पर इफ है, ठीक है, और यहाँ हैड प्लस V3 है, और यहाँ माइट के बाद हैव प्लस V3 है ही नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर ओनली माइट है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना हैड प्लस V3 है और ना ही माइट हैव प्लस V3 है, ये भी रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए हैड प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज की क्लैरिटी हुई।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच गिवन है, इससे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट, वीटीआर करेंगे आप अप्लाई। तो यहाँ पर है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये है पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, और अगर जो इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसका रूल क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये सेम स्ट्रक्चर गिवन है। तो यहाँ देखिए V2 ये रॉन्ग हो जाएगा, V2 ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हैड प्लस V3 हैड प्लस V3। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, जब कभी भी डिड डू इससे स्टार्ट होता है यानी कि वर्ब से स्टार्टिंग हो, ऑक्सिलरी वर्ब से, तो वहाँ पर या तो हम इफ यूज़ करते हैं या फिर वेदर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डेट का यूज़ नहीं करते, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर पैराजेम्बल से, एंड यहाँ पर आपको इस पैराजेम्बल को एक लॉजिकल पैसेज में करना है कन्वर्ट। तो मैंने आपको बताया है जब कभी भी आपको पैराजेम्बल गिवन हो तो वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता करना चाहिए, देन उसके बाद उसे करना चाहिए सॉल्व। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता करना है, तो ये द रिजल्ट है, रिजल्ट तो एंड में आएगा तो टू से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब देखिए बेस्ड ऑन द एनालिसिस, पहले वो एनालिसिस आएगा फिर उसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए थर्ड से भी नहीं होगा स्टार्ट। द फाइंडिंग्स वर एनालाइज, पहले तो फाइंडिंग्स थी क्या वो पता चले फिर तो उसकी एनालिसिस होगी, तो इसलिए वन से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब बचता है फोर्थ, यहाँ पर है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेने के लिए। ठीक है, तो इससे ही स्टार्ट होगा। ओके, अब इसके बाद है वन। वन में देखिए द फाइंडिंग्स वर एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। पहले क्या किया गया कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया, अब सर्वे के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स या फिर जो जो फाइंडिंग्स निकली उन फाइंडिंग्स को यानी कि उन निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया यानी कि एनालाइज किया गया, ताकि जो कस्टमर्स है यानी कि ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतों को समझा जा सके। ठीक है, अब देखिए एनालाइज कर लिया गया, अब क्या होगा सेकंड। सेकंड में क्या है यहाँ पर, द रिजल्ट वर देन शेयर्ड विद द डेवलपमेंट टीम। अब इससे जो एनालाइज करके जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट को डेवलपमेंट टीम के पास भेजा गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स वर मेड। अब इस एनालिसिस के बेसिस पर जो रिजल्ट बनाया गया था उस रिजल्ट को डेवलपमेंट टीम के पास भेजा गया। अब इसी एनालिसिस के बेसिस पर इन डेवलपमेंट टीम ने क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर एनहांसमेंट किए। ठीक है, तो ये थर्ड वाला आ जाएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 20 भी पैराजेम्बल से है, यहाँ पर भी आपको इसे एक लॉजिकल पैसेज में करना है कन्वर्ट। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पहले पता करेंगे, यहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जिससे कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए स्ट्रेटेजी वॉज देन, यानी कि देन आ रहा है मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ आएगा, तो 4 से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब देखिए इनसाइट फ्रॉम द रिसर्च वर यूज्ड टू फाइनलाइज, यानी कि रिसर्च क्या था पहले वो बताओ, फिर तो उस रिसर्च में से क्या निकला वो पता चलेगा, तो ये थर्ड से भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है अ स्ट्रेटेजी वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस की मार्केट चैलेंजेस, पहले ये मार्केट के बारे में इंट्रोड्यूस तो करो। ठीक है, कि किस चीज़ की मार्केट की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगा। अब बचता है 2, तो यहाँ पर 2 वाले को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ दिया गया है मार्केट रिसर्च वर कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, जो बाजार है उसके ट्रेंड को समझने के लिए क्या किया गया, मार्केट रिसर्च किया गया। ओके, तो यहाँ पर 2 इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि मार्केट रिसर्च है क्या और मार्केट रिसर्च को क्यों किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ है 3 में क्या दिया गया है कि इनसाइट फ्रॉम द रिसर्च, पहले रिसर्च किया गया, अब इस रिसर्च के कारण वर यूज्ड टू फाइनलाइज द स्ट्रेटेजी। अब क्या हुआ कि इस रिसर्च से मिले जो निष्कर्ष थे उसका उपयोग करके हमने क्या किया, एक रणनीति बनाई। ठीक है,
और उस रणनीति को हमने क्या किया, फाइनलाइज किया। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति या फिर प्लान। ओके, अब इसके बाद है 1 में देखिए क्या है, अ स्ट्रेटेजी वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस की मार्केट चैलेंजेस। अब ये जो स्ट्रेटेजी फाइनलाइज की गई, तो इस स्ट्रेटेजी में था क्या, ये स्ट्रेटेजी थी मुख्य बाजार की समस्याओं को हल करने के लिए इसमें नीतियां बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अब लास्ट में बचता है 4, द स्ट्रेटेजी वॉज देन इम्प्लीमेंटेड इन फेजेस। अब ये जो फाइनल स्ट्रेटेजी बनी, उसमें जो मार्केट के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी, इस स्ट्रेटेजी को अब इम्प्लीमेंट किया गया फेजेस में, यानी कि फेज 1, फेज 2 ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है पैसेजेस से, एंड जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो पैसेजेस होते हैं यहाँ पर एसएससी 101% मैक्सिमम टाइम एनालिटिकल पैसेज ही देता है। तो ये एक एनालिटिकल पैसेज आप ऐसे मान सकते हैं। एंड अगर जो आप इसके लेंथ वाइज देखें तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो ये टोटल 4 पेजेस का है, मतलब अच्छा खासा लेंथ है। और एनालिटिकल पैसेज में डीपली एनालिसिस होता है, तो इसीलिए ये लेंथी भी होता है। इसके अंदर आपको इसके डेफिनेशन से लेकर इसका कंक्लूजन तक सब कुछ मिलेगा, जिसमें कि आपको डेफिनेशन, मीनिंग, साथ ही साथ प्रोस, कॉन्स, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ वर्ड्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना सिखाया है एनालिटिकल पैसेज। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी हो गया, फार फ्रॉम हो गया, डाइवर्जेंस, रेदर देन, डायलॉजिकल, कॉन्फ्लिक्ट, challenges, thus, not just, but also, however, paradigms, however, dialogue, similarly, hence, ultimately, however, not merely। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, वो मेनली आते हैं एनालिटिकल पैसेज में। तो ये एक एनालिटिकल पैसेज आप मान सकते हैं। ओके, पहले आपको समरी बता दूं कि इस पैसेज में दिया क्या गया है। इस पैसेज में आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जिसमें कि अलग अलग संस्कृतियों का मेल, सोच, ज्ञान और जीवन के अलग अलग तरीके, समाज की ताकत और इनोवेशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो इस कल्चरल डाइवर्सिटी को खतरे में डालता है। ओके, अब यहाँ पर हम शुरू के कुछ लाइन पढ़ेंगे और लास्ट की कुछ लाइन पढ़ेंगे, ताकि हमें आइडिया लग सके कि इसमें और क्या क्या चीजें गिवन है। जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द वेरिएटेड मॉइस्क ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एवर इवॉल्विंग इंटरप्ले ऑफ लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, philosophies and belief systems that define collective and individual identities। यानी कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मानव जीवन का एक रंग बिरंगा मिश्रण है, जो भाषाओं, परंपराओं, विचारधाराओं और विश्वास प्रणालियों से मिलकर बनता है। अब देखिए, फार फ्रॉम बीइंग अ पेरिफेरल फीचर ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी, कल्चरल डाइवर्सिटी operates as a fundamental axis upon which civilization, vitality and epistemic plurality rests। यानी कि यह सिर्फ एक छोटी या फिर साइड में रहने वाली चीज नहीं है। यानी कि पेरिफेरल क्या होता है, इसके जो साइड में होता है, यानी कि बाहर की तरफ की चीज को पेरिफेरल बोलते हैं, और सेंट्रल और इम्पोर्टेंट चीज को हम सेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ बाहरी या फिर छोटी या फिर साइड में रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि ग्लोबल सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या? कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, इन एसेंस इट एनकैप्सुलेट्स नॉट मेयरली डिफरेंस बट द अफर्मेशन ऑफ द मल्टी वेज ऑफ नोइंग, बीइंग एंड मीनिंग मेकिंग। यानी कि इसका मतलब सिर्फ अलग अलग होना नहीं है, बल्कि यह अलग अलग सोचने समझने के तरीके को भी दिखाता है। ठीक है, अगर कल्चरल डाइवर्सिटी है तो एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन अलग अलग कल्चर के लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए ये जो डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ अलगाव नहीं दिखाता बल्कि ये सोचने समझने के अलग अलग तरीके को भी दिखाता है। In historical terms, civilization have flourished not in isolation but at the confluence of diverse cultural streams. यानी कि हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस अकेले नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों से मिलने से आगे बढ़ी हैं। ओके, तो यहाँ से आपको पता चला कि कल्चरल डाइवर्सिटी है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ा है, ये कैसे काम करता है। अब लास्ट की लाइन देखिए, Ultimately, cultural diversity is not merely about tolerance or celebration, it is about sustaining the ontological multiplicity that renders the human condition richly complex. तो अंत में यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वह सिर्फ सहन करने की बात नहीं है बल्कि मानव जीवन की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को बनाए रखने की बात है। Up to hold it is to affirm that no single narrative, however dominant, can exhaust the spectrum of the human meaning. इसे बनाए रखना यह मानना है कि कोई भी एक कहानी पूरी मानवता को पूरी तरह नहीं समझा सकती। यानी कि अगर आप मान ले कोई एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कि कोई एक कल्चर है, वो पूरी मानवता के बारे में अकेले ही चीजें एक्सप्लेन कर दे, तो वैसा नहीं है। ठीक है, हर कल्चर की अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग मान्यताएं होती हैं और वो मानव के बारे में अलग अलग चीजें बताती हैं। डन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ बोला गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल फिलोसॉफिकल फंक्शन ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी एज कन्वेड बाय द पैसेज। तो इस पैसेज में कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में जो सेंट्रल फिलोसॉफिकल फंक्शन है वो क्या बताया गया है। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 2 में यहाँ पर गिवन है, एट द फिलोसॉफिकल लेवल कल्चरल डाइवर्सिटी इंटेरोगेट्स द यूनिवर्सलिटी ऑफ द नॉर्म्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विचारधारा के स्तर पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है यह सवाल उठाती है कि क्या हर नियम हर जगह समान हो सकता है या नहीं। इट चैलेंजेस ethnocentric assumptions embedded within dominant paradigms by foregrounding the contextual nature of the truth, morality and aesthetics. तो यह उन सोच को चुनौती देती है जो मानती है कि एक संस्कृति सबसे सही है। When one engages with other culture, the epistemological arrogance of singular worldview is destabilized, allowing for intercultural humility and ethical pluralism to emerge. जब हम दूसरी संस्कृति को समझते हैं और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं तो जो हमारी सोच है ना वो अधिक खुली और विनम्र हो जाती है। ठीक है, और वो जो एक ही चीज को पकड़कर हम जिसको चल रहे होते हैं वो भी वर्ल्ड वाइड व्यू पर खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमको नई नई चीजों के बारे में, नई नई सोच के बारे में पता चलता है कि इस चीज को इसके अलावा भी जैसे हम सोच रहे थे उसके अलावा भी किसी और तरीके से सोचा जा सकता है और किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए एथिकली जो प्लूरलिज्म है वो इमर्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर 1 में है इट रीएनफोर्स नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, यानी कि ये दोबारा से नेशनल प्राइड और यूनिटी को एस्टेब्लिश करता है। नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं था। इट अफर्म्स द यूनिवर्सल सुपीरियरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी कि ये जो पुराने चलते हुए आए ट्रेडिशनल वैल्यूज को यूनिवर्सल लेवल पर ऊपर उठाता है। नहीं। इट diminish intellectual agency by the proliferating relativism. No. It destabilized epistemological singularity and fosters pluralistic humility. तो ये आपने लाइन पैसेज में देखा, यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, द एपिटेमोलॉजिकल एरोगेंस ऑफ द सिंगुलर वर्ल्ड व्यू
is destabilized and allowing for intercultural humility and ethical pluralism to emerge। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द टर्म परफॉर्मेटिव मल्टीकल्चरलिज्म इन द पैसेज मोस्ट क्लोजली रिफर टू, यानी कि ये जो परफॉर्मेटिव मल्टीकल्चरिज्म है इनमें से कौन सा है जो मोस्ट क्लोजली रिफर कर रहा है पैसेज में। However, tokenistic inclusion without structural equity often led to performative multiculturalism, a facet that conceals systematic marginalization। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि however, लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के लिए सबको शामिल किया जाए तो असली समानता नहीं आती और भेदभाव छिप जाता है। तो परफॉर्मेटिव मल्टीकल्चरिज्म का मतलब क्या होता है, दिखावे के लिए कई सारे कल्चर को शामिल करना, ठीक है, जिसमें कि भेदभाव जो है वो सारा छुप जाएगा, असली समानता क्या है वो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया गया है द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द कल्चरल राइट्स एंड फेस्टिवल्स, नहीं। पब्लिक रेजिस्ट टू कल्चरल प्लूरलिटी इन गवर्नेंस, नहीं। ऑनेस्ट कल्चरल रिप्रेजेंटेशन इन मास मीडिया, नो। सुपरफिशियल इन्फ्लुएंस दैट कंसील डीपर सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी, मतलब कि ऊपर से इंक्लूजन, ऊपर से ऐसा लगेगा कि हाँ कई सारे कल्चर को एक साथ शामिल किया गया है, लेकिन अगर आप डेप्थ में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा दिखेगा जो कि एक सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी को जन्म देगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यही है परफॉर्मेटिव मल्टीकल्चरिज्म, सिर्फ दिखावे के लिए कई सारे कल्चर को एक साथ दिखाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर बोला गया है इन व्हाट वे डज द पैसेज पोर्ट्रेरी ग्लोबलाइजेशन एज अ थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर देखिए इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एल्गोरिथमिक स्टैंडर्डाइजेशन कल्चरल डाइवर्सिटी कन्फ्रंट्स अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स, यानी कि आज के ग्लोबलाइजेशन और एल्गोरिथमिक स्टैंडर्डाइजेशन की दुनिया में सब कुछ एक जैसा बनाने का खतरा सबसे ज़्यादा है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन होगा, सारे के सारे कल्चर का जो अपने वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सारे के सारे लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। वो अपने रियल वैल्यूज़, अपना कल्चर भूलकर मॉडर्न कल्चर को अपनाने लगते हैं। द ट्रांसनेशनल फ्लो ऑफ द कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड लेबर ऑफ्टन engenders monocultural tendency under the guise of cosmopolitanism। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दुनिया भर में पैसों और जानकारी के प्रभाव से सब जगह एक जैसी संस्कृति बनने का खतरा हो सकता है, ठीक है। यानी कि पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सेम ट्रेंड सब फॉलो करना चालू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक इवन वो ये भी नहीं सोचते कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जो इंटरनेट पर वायरल हुई, जो ट्रेंड चला वही सब फॉलो करेंगे, बोलने से लेकर पहनावे तक सब कुछ कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इनका जो असली कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए एल्गोरिथम्स डिजाइन फॉर ऑप्टिमाइजेशन टेंड टू फिल्टर कल्चरल एक्सपीरियंस थ्रू होमोजेनाइजिंग लेंसेज, क्यूरेटिंग आइडेंटिटीज इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग देम। यानी कि इंटरनेट और जो एआई है वो हमारे अनुभव को सीमित करते हैं और हमें एक तय की गई चीज़ दिखाते हैं और वही हम फॉलो करने लगेंगे और फिर सभी लोग एक जैसे कल्चर को एडॉप्ट करने लगेंगे। ओके, मतलब कि कल्चरल डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, सब सेम दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, इट प्रोमोट डाइवर्स कोलैबोरेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स, नहीं। इट रीअफर्मेशन नेशनलिस्टिक कल्चरल बाउंड्रीज, यानी कि नेशनल बाउंड्रीज को मजबूत करता है ये, नहीं। इट एनकरेजेस
इंडिजीनियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, यानी कि इंडिजीनियस रिवाइवल को बढ़ावा देना, नहीं। इट फोस्टर्स एल्गोरिदमिक एंड कमर्शियल स्टैंडर्डाइजेशन दैट होमोजेनाइज आइडेंटिटीज। आजकल आपने देखा होगा, अगर हम एक चूड़ी की ही बात करें जो कि इस टाइम पर ट्रेंडिंग में है, कश्मीरी चूड़ियाँ, रियल में अगर आप देखेंगे, अगर कल्चर वाइज देखें तो बंगाल की शाखा और राजस्थान का अगर आप देखेंगे तो वहाँ का लाख का चूड़ी, और नॉर्मल अगर आप नॉर्थ इंडिया के और कहीं की चूड़ियाँ देखेंगे तो वो नॉर्मल कांच की चूड़ियाँ, कश्मीर के वो बैंगल्स जो फेमस हो रहे हैं। तो ये सब अलग अलग ट्रेडिशन का, अलग अलग पंजाब का चूड़ा हो गया, तो ये सब अलग अलग ट्रेडिशन का अपना अलग अलग कल्चरल के अकॉर्डिंग पहनावा होता है। लेकिन ट्रेंड की वजह से अब आप देखेंगे कि सब सेम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो कैसे हर चीज़ को ख़त्म कर दे रहा है। ये चूड़ियों का सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे, आपके सोचने की, समझने की जो तरीके हैं उनको भी ये मैनिपुलेट कर देता है। मतलब कि आपकी खुद की सोच कुछ रह नहीं जाती है। तो ये एआई और इंटरनेट की दुनिया और ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में यही सब होता है। ओके, यानी कि एल्गोरिदमिक और कमर्शियल स्टैंडर्डाइजेशन से आइडेंटिटी को एक जैसा बना दिया जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें ये एल्गोरिदम्स ही डिसाइड करने लगती हैं। ठीक है, तो ये एक कमर्शियल स्टैंडर्डाइजेशन ही बनकर रह जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पूछा गया है, व्हाट डज द फ्रेज डायलॉजिकल रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड व्यूज मोस्ट नियरली इम्प्लाई। तो ये जो फ्रेज है डायलॉजिकल रिकंस्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड व्यूज का मतलब क्या है? इनमें से, इन ऑप्शन में से क्या इसका मतलब है? यहाँ देखिए, रेदर देन homogenization, these interactions yielded a dialogical reconstitution of world views, proof that the cultural divergence can be a crucible for the synthesis rather than conflict। यानी कि जो होमोजेनाइजेशन है, मतलब कि ये सारे अगर जो कल्चर आपस में मिलते हैं तो इससे सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, बल्कि नए विचार और समझ का भी विकास हो सकता है। मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन होता है तो सब लोग एक ही चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो क्या होता है कि होमोजेनाइजेशन हो जाता है। वहाँ पर सारे लोग, हर कल्चर के जो आते हैं वो सेम चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो सेम उनका कल्चर होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कल्चर के पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ते। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर होमोजेनाइजेशन नहीं हो पाता, और होमोजेनाइजेशन ना होने के कारण क्या होता है, अलग अलग विचार, अलग अलग समझ एक साथ विकसित होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पंजाब का है, उसका कल्चर अलग है, कोई बंगाल का है, उसका कल्चर अलग है, कोई साउथ इंडिया का है, वहाँ का कल्चर अलग है। ये तीनों जगह के लोग एक साथ रह रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है। तीनों जगह के लोगों का कुछ क्वेश्चन हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व करने का तरीका, विचार, समझ सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एक साथ रहते हुए भी होमोजेनाइजेशन को फॉलो नहीं करते, और वो नए नए विचार आपस में विकसित होती रहती है उनकी। वो ये जान पाते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी क्वालिटी को खोए बिना, अपने कल्चर को खोए बिना नए नए कल्चर और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन के अलावा अगर जो इंटरेक्शन होता है तब। डन। कन्वर्जेंस ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चर्स, यानी कि जो लैंग्वेज है वो मिक्स हो जाती है, नहीं। रिग्रेशन टू आइसोलेटेड कल्चरल एपिस्टेम्स, यानी कि कल्चर अलग अलग हो जाते हैं, नो। डोमिनेंस ऑफ वन कल्चरल नैरेटिव ओवर अदर, यानी कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के ऊपर डोमिनेट करता है, नहीं। एक्सचेंज डेट प्रोड्यूस हाइब्रिड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि अलग अलग कल्चर मिलकर नई अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ओके, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी लाई प्राइमरली इन।
यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी का वो क्या है। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिकली एंड क्रिएटिवली कल्चरल डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट एन अंडर एप्रिशिएटेड एसेट। Diverse workforces, for example, yield superior problem-solving outcome due to the varied cognitive schema and adaptive strategies. अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के लोग मिलकर काम करते हैं, वे समस्याओं का बेहतर समाधान निकालते हैं क्योंकि उनकी सोच और काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग सोच वाले लोग मिलकर ज़्यादा अच्छे आइडिया और सॉल्यूशंस देते हैं। ओके, इसीलिए इकोनॉमिकली और क्रिएटिवली ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। इट्स एबिलिटी टू क्रिएट एथनिक एनकेव्स दैट प्रिजर्व ट्रेडिशनल ट्रेड, यानी कि ट्रेडिशनल ट्रेड को बचाना नहीं। इट्स कैपेसिटी टू रीइंफोर्स ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, नहीं। द कोमोडिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म कल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी कि सेम प्रोडक्ट बनाना, नहीं। द कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव एडवांटेजेस जनरेटेड बाय द हेट्रोजीनस इनपुट्स, यानी कि अलग अलग लोग मिलकर बेटर आइडिया देते हैं और डिफरेंट पीपल डिफरेंट आइडिया और बेटर सॉल्यूशन देते हैं। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर जो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।